गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बारी प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे दीपांशी बेटा। ना 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 ना। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है क्या? यस और नो? दिशा कह रही है मुझे चश्मा लग गया। बेटा ऐसा मत कहो बेटा, चश्मा तो मुझे भी लग गया। अच्छा सुनो मेरी बात, आवाज क्लियर है तो पहले मेरी बात सुन लो। आज हम क्या करेंगे, टूडेज टारगेट सुन लीजिए। टूडेज टारगेट, आज मुझे लगता है कि हमें ये चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। क्या बोलते हैं? चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। यस सर, चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। तो आज हमारा टारगेट होना चाहिए सेक्शन नंबर 10A, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 21 और सेक्शन नंबर 22। ठीक है, चलिए। हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अरे ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, ये क्या हो गया? यहां तो चल रही है। ओ हो, ये क्या हो गया? आ गई ना? हाँ, अब आ गई। चलिए, अब ये सेक्शंस हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? यस सर, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे सुनना। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की रिवीजन वीडियो दे दूं, क्या बोलते हो? जल्दी बताओ, अगर आपको चाहिए आप कंफर्म करो। रिवीजन वीडियो फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स मेरे पास रेडी है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ओके, तो इसकी रिवीजन वीडियो डलवा देते हैं। कल ही डलवा देते हैं, कल कल ही अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, चलिए। बच्चा कह रहा है दोनों चैप्टर की डलवा दो, दोनों चैप्टर की डलवा दो। चलो, बच्चा कह रहा है ना जी ना, दोनों चैप्टर की डलवा दो, बस दोनों चैप्टर की डलवा देते हैं। कोई दिक्कत? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों डलवा देते हैं। ठीक है, ओके सर। सेकंड पॉइंट हमारा इसका आंसर राइटिंग बाकी है। बाकी है कि नहीं है? इसका आंसर राइटिंग कर लेते हैं आईसीआई मॉड्यूल का। यस सर, आंसर राइटिंग कर लेते हैं आईसीआई मॉड्यूल का। इस सैटरडे रख लेते हैं, इस सैटरडे रख लेते हैं 9 PM टू 11 PM। लास्ट टाइम मेरी तबीयत खराब थी तो नहीं हो पाया, इस सैटरडे उसे रख लेते हैं। ओके, चलिए ठीक है। थर्ड ऐसा करते हैं, इसकी अभी एमसीक्यू और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन नहीं आया है।
ठीक है, तो इस चैप्टर की एमसीक्यू एंड पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक की वीडियो भी डलवा देते हैं, ओके, क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू की वीडियो भी डलवा देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, तो कल मैं फिर ये सारी वीडियोस अपलोड करा देता हूं, और परसों से फिर कल हम आपको, क्योंकि ये लेक्चर्स भी तो देखने पड़ेंगे एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर का, तो हम क्या करेंगे, परसों से हम, परसों क्या है भाई, आज क्या है एक बार देखने दो, थर्सडे से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम थर्सडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो सॉर्टेड है। आज हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन वीडियो कल आ ही जाएगा पूरे चैप्टर का, है ना। तो आज हम बस इसको खत्म कर लेते हैं, चलिए सारे बच्चे ओके बोल दीजिए, चाहे बुक लिखकर ओके बोल दीजिए, चाहे नॉर्मल ओके बोल दीजिए, दोनों में से जो भी ओके बोलेंगे। हाँ, बच्चा कह रहा है आज नितिन सर का बर्थडे है, उन्हें विश कर दीजिए। चलो आओ गोट को विश करते हैं। देखो गोट फोन उठाएगा कि नहीं, आइए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे गोट, हैप्पी बर्थडे गोट। सर बच्चे कह रहे थे कि हमारे गोट को आपने विश नहीं करा, बताइए। मैंने कहा अभी कर देते हैं यार, इसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने भी सुबह विश किया, बहुत अच्छा लगा, मतलब सच में मजा आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज पार्टी कहाँ देने वाले हैं आप? बच्चे कह रहे हैं हमें पार्टी कहाँ मिलेगी। मैंने बोला इनको सारे चंडीगढ़ आ जाओ, वहां पे रेती बजरी सीमेंट मंगा के रखना सबके लिए। इनको नहीं बता, अच्छा चलिए तो सारे चंडीगढ़ आ जाओ, बच्चों को भी पार्टी दे देंगे, आप भी आ जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर आप आ जाओगे ना, 500 की सैलरी। अरे बिल्कुल सर, मैं तो 1000 रुपए में भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हाँ सर। यस सर, ठीक है अभी आपकी? यस सर, एकदम बढ़िया सर। गुड सर, गुड। करो सर, आप कंटिन्यू करो सर क्लास। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। ओके सर, ओके, बाय बाय। चलिए आइए, तो आपका आज सेशन स्टार्ट किया जाए। यस सर, सेशन स्टार्ट किया जाए और इस चैप्टर को खत्म किया जाए। बस अब इधर उधर की बातें नहीं है, अब हमें चैप्टर खत्म करना है भैया आज। अगर आज चैप्टर खत्म नहीं होगा तो फिर देखो कद्दू हो जाएगा। चलिए, तो सारे बच्चे कौन से सेक्शन पे हैं? पेज नंबर 2.59, पेज नंबर 2.59, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एटसेट्रा। ये सेक्शन 10A एक्ट में बाद में डाला गया था। सेक्शन 10A क्या कहता है, इसको समझते हैं। सेक्शन 10A ये कहता है कि अगर, सबसे पहले तो ये सारी कंपनियों पे नहीं लगता है, ये कौन सी कंपनी पे लगता है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सेक्शन 10A कौन सी कंपनी पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी पे लगता है जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है। ये कहता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और ना ही बोरोइंग्स कर सकती है। अगर आपकी कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो ना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ना वो बोरोइंग कर सकती है। कब तक नहीं कर सकती? जब तक दो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन 2 तो मैंने आपको कल ही बता दी थी। सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ना, यस और नो। तो कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट
सबमिट करनी है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। और दूसरा, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो बताइए शेयर्स कौन खरीदता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सब्सक्राइबर्स टू एमओए, वो सिर्फ वादा करते हैं हम शेयर खरीदेंगे इतने इतने, लेकिन क्या उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा कि नहीं? हां, उन्हें उस शेयर्स का पैसा भी देना पड़ेगा। तो लॉ कह रहा है भाई, लॉ कह रहा है इस केस के अंदर यहां पर डायरेक्टर को कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 180 डेज में, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 180 डेज में यह डिक्लेरेशन देना है। क्या डिक्लेरेशन देना है? कि भैया जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए थे ना, जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर बने हैं, उन्होंने अपने शेयर्स का पैसा कंपनी को पे कर दिया है, शेयर्स का पैसा कंपनी को पे कर दिया है। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देंगे, अगर 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। साथ में ही आरओसी ऐसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। उसका नाम स्ट्राइक ऑफ मतलब रिमूव कर सकती है उस कंपनी का नाम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट करते ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, पहले हमें ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अगर कंडीशन 1 में क्या है कि डायरेक्टर को एक रिटर्न डिक्लेरेशन देना होता है 180 डेज में, और कि मेंबर्स ने शेयर्स का पैसा कंपनी को पे कर दिया, यानी सब्सक्राइबर टू एमओए ने पैसा पे कर दिया। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, आरओसी को भी बताना पड़ेगा। और कंडीशन 2 क्या है कि कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई स्पेशल टाइप की कंपनी है, जैसे बैंकिंग कंपनी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अगर कोई स्पेशल टाइप की कंपनी है जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, क्या इन्हें कोई लाइसेंस भी लेना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? हां, इन्हें लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो इस डिक्लेरेशन के साथ अगर उन्हें कोई लाइसेंस भी लेना होता है तो वो लाइसेंस भी अटैच करके लगाना पड़ेगा, ताकि वो अपना बिजनेस क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, ताकि वो अपना बिजनेस क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। तो यहां पर पहले तो आप इस लाइन को काट देंगे, ठीक है। तो लेट्स रीड इट। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है, शॉल कमेंस, वो अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकती है, वो लोगों से उधार तभी ले सकती है अगर इफ मतलब अगर कंपनी ने फाइल कर दिया आरओसी के साथ, क्या फाइल कर दिया? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो हमने सेक्शन 12 में फाइल करने के लिए बोली थी, 30 डेज के अंदर फाइल करनी होती है, ये बात सेक्शन 12 में लिखी है, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? आरओसी के साथ हमने रिटर्न डिक्लेरेशन फाइल कर दी। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर INC 20A में। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर INC 20A में। किसने फाइल करी? डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर ने फाइल करी। कितने दिन में फाइल करी? 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में फाइल करी, ठीक है। और क्या हमें इसे किसी से सर्टिफाई या वेरीफाई भी कराना पड़ेगा? ये जो डिक्लेरेशन डायरेक्टर देता है, ये डिक्लेरेशन ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप कंपनी सेक्रेटरी से इसे वेरीफाई करा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसे वेरीफाई करा सकते हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये जो इन प्रैक्टिस है ये तीनों के लिए है, वो तीनों में से किसी को भी कर सकते हो, और फीस के साथ देकर। और उस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा कि एमओए के सभी सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स का पैसा कंपनी को दे दिया है, अपने शेयर्स का पैसा दे दिया है। अगर कंपनी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो कंपनी ना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, कंपनी ना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और ना ही बोरोइंग ले सकती है। तो पहले ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। नेक्स्ट ये पॉइंट बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी सेक्शन 12 में पढ़ा दिया था, क्लियर है ना, वो तो उन्होंने बता दिया था। सेकंड, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा काम करने वाली है जिसके लिए उसे अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होता है, अगर आप बैंकिंग बिजनेस में हो तो आरबीआई का अप्रूवल लोगे, अगर आप स्टॉक ब्रोकर के बिजनेस में हो तो आप सेबी का अप्रूवल लोगे, अगर इंश्योरेंस के बिजनेस में हो तो IRDAI का अप्रूवल लोगे,
तो ये जो अप्रूवल आप ले रहे हो इसे प्लीज अटैच कर देना डायरेक्टर की डिक्लेरेशन के साथ, डायरेक्टर की डिक्लेरेशन के साथ। एंड अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, यानी बिना डिक्लेरेशन फाइल करे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिना डिक्लेरेशन फाइल करे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिना वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लग जाएगी? कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए पेनल्टी लग जाएगी। और हर ऑफिसर जिसकी गलती होगी, हर ऑफिसर जिसकी गलती होगी उस पर 1,000 रुपीज पर डे लगेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना? 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम कितना? 1 लाख रुपीज। ठीक है। और अगर डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन 180 दिन के अंदर फाइल नहीं करी तो आरओसी के पास पावर है कि वो ऐसी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। यानी पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में कंपनी का नाम भी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। सो वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड बाय डायरेक्टर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, अगर 180 डेज के अंदर आरओसी के साथ फाइल नहीं करते हैं, ठीक है, एंड आरओसी के पास रीजनेबल कॉज है बिलीव करने का, आरओसी के पास क्या है? रीजनेबल कॉज है कि कंपनी कोई बिजनेस कर ही नहीं रही है। सिंपल सी बात है ना, अगर भैया डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, और जब कंपनी कोई बिजनेस कर ही नहीं रही है तो ऐसी कंपनी को आरओसी क्या कर देगा? रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से उसका नाम रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा। नाम भी रिमूव होगा और साथ में पेनल्टी भी लीव करी जाएगी, यानी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या कोई डाउट इसमें? बताइए। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, कुछ ज्यादा बड़ी बातें करता नहीं है। चलिए, अब यहां पर ना बच्चों इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, इस एग्जाम्पल के अंदर। अब या तो एक चीज ये हो सकती है कि हम इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे? हम इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे? या तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ओके, या तो हम इस एग्जाम्पल को इग्नोर कर सकते हैं, या हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप एक बार डिटेल में समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल क्या कहता है। मान लीजिए ये कंपनी है, एक बारी पढ़ते हैं क्या कह रही है ये कंपनी। मॉडर्न फर्नीचर इनकॉर्पोरेटेड ऑन 27 जून 2022। ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? प्लीज ध्यान से सुनना। इस एग्जाम्पल में एक कंपनी है जो 27 जून तक इनकॉर्पोरेट हुई थी। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 27 जून 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है। ओके सर। अब यहां पर इस कंपनी ने डिक्लेरेशन फाइल किया है, इस कंपनी ने डिक्लेरेशन फाइल किया है 30 जैन 2023 को। सारे बच्चे मुझे पेनल्टी कैलकुलेट करके बताएंगे कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए। सारे बच्चे निकाल के बताएंगे। अगर पेनल्टी 1,000 रुपीज पर डे है तो कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए? ₹1,000 पर डे के हिसाब से। देखो हमें क्या करना था, कंपनी को
27 जून 2022 से 180 डेज के अंदर फाइल करना था। 180 डेज के अंदर फाइल करना था। 180 डेज कहां पर खत्म होते हैं? 180 डेज अगर आप देखोगे 180 डेज, तो जून के कितने दिन बचे? 28, 29, 30। 3 डेज ऑफ जून, करेक्ट, 3 डेज ऑफ जून बचे हुए हैं। फिर 31 डेज ऑफ जुलाई, 31 डेज ऑफ जुलाई, 31 डेज ऑफ अगस्त, 30 डेज ऑफ सितंबर, 31 डेज ऑफ अक्टूबर, 30 डेज ऑफ नवंबर, और यहां पर कैलकुलेटर कहां? ठीक है, 3 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30, 24 दिसंबर, 24 डेज ऑफ दिसंबर। यहां पर आपके 180 डेज हो जाएंगे, यानी 24 दिसंबर को फाइल हो जाना चाहिए था। 24 दिसंबर को फाइल हो जाना चाहिए था। फाइल होना चाहिए था 24 दिसंबर को, फाइल हुआ है 30 जनवरी को, फाइल हुआ है 30 जनवरी को। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर 24 और 30 जन की अगर मैं बात करता हूं तो कितने डेज हो गए बीच में? 7 + 30, 37 डेज into 1000, तो 37,000 और 1 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, तो कितना आंसर आएगा? 37,000 रुपीज आंसर आएगा। 37,000 रुपीज आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया मैं वो भी बता देता हूं। इंस्टीट्यूट ने 180 डेज नहीं लिया, इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ लिया। क्या लिया? 6 मंथ लिया। सर 6 मंथ कैसे लिया जरा समझाना। उन्होंने क्या करा, 27 जून से स्टार्ट करके, 27 जून से स्टार्ट करके, ठीक है, ठीक है, 27 जून से स्टार्ट करके न न न न न न न न। सर लॉ मेकर की इंटेंशन है 6 मंथ। बेटा इंटेंशन क्या होती है? हम तो हमेशा जो लॉ में लिखा है बस हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, लॉ में अगर उसे लिखना होता तो वो मंथ्स लिख लेता। तो उन्होंने क्या किया, 27 जुलाई, 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर, 27 नवंबर, 27 दिसंबर। उन्होंने 27 दिसंबर ले लिया। एक मंथ ऐसे, एक मंथ ऐसे, फिर एक मंथ, फिर एक मंथ, ठीक है, फिर एक मंथ, और ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, ओके। तो यहां पर उन्होंने इस तरह से 27 दिसंबर लिया है 6 मंथ एज्यूम करके। चलिए, ओके सर, तो यही बात है, इसलिए इनका आंसर हमारे से थोड़ा अलग आ रहा है, इसलिए इनका आंसर थोड़ा हमारे से अलग आ रहा है। मुस्कान कह रही है 4 दिन लेंगे जून के। नहीं बेटा, हम 27 तारीख के बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 180 डेज। ठीक है मुस्कान, चलिए, ओके सर, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इजी सेक्शन है बेटा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 18।
सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 80 कहता है कि अगर आप एक कंपनी को दूसरे टाइप की कंपनी में, कंपनी 1 को कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप एक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो दूसरे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नॉर्मली एमओए को चेंज करना पड़ेगा, एमओए को चेंज करना पड़ेगा, उसके एओए को चेंज करना पड़ेगा, उसके एओए को चेंज करना पड़ेगा, और उस कन्वर्जन का जो रूल है जिसमें डिटेल्ड प्रोसीजर लिखा हुआ है, डिटेल्ड प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपको 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस कंपनी का एमओए चेंज करना है, इस कंपनी का एओए चेंज करना है, और जो रूल में डिटेल्ड प्रोसीजर मेंशन है वो प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी ओपीसी को प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी जैसे अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड करना चाहते हो, अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड करना चाहते हो, या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी को आप क्या करना चाहते हो? कन्वर्ट करना चाहते हो सेक्शन 8 कंपनी में, तो ये सभी कन्वर्जन अगर आपको करने हैं तो उसमें एमओए चेंज होगा, एओए चेंज होगा, और उस रूल का डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन ये जो डिटेल्ड प्रोसीजर है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वो आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि भैया ये हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो सेक्शन 18 कहता है, देखिए सेक्शन 18 कहां गया? अ कंपनी ऑफ एनी टाइप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी एक टाइप की कंपनी कन्वर्ट कर सकती है खुद को कंपनी ऑफ अदर टाइप अंडर दिस एक्ट, यानी 1 टाइप से अगर आप दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो तो आप सेक्शन 18 में लिखा हुआ है ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको अल्टर करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? कंपनी का एमओए चेंज करना पड़ेगा, कंपनी का एओए चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, इस चैप्टर के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स में रिफर टू, अगर आप चाहो तो डिटेल्ड प्रोसीजर पढ़ सकते हो अगर चाहो, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे रूल 6, रूल 7, रूल 7A, ये सारे रूल्स किसके हैं? कन्वर्जन के रूल है। इसमें डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे एक टाइप की कंपनी दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है, कैसे एक टाइप की कंपनी दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है। बट क्योंकि ये प्रोसीजर सिर्फ यहां पर स्टूडेंट में अगर चाहो तो आप रेफर कर सकते हो, और इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इसलिए हम इस पॉइंट को कट कर देंगे। लेकिन एक कन्वर्जन हमारे सिलेबस में है, सारे कन्वर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक कन्वर्जन हमारे सिलेबस में है। कौन सा कन्वर्जन हमारे सिलेबस का पार्ट है? सेक्शन 8 कंपनी जब कन्वर्ट होती है अदर टाइप ऑफ कंपनी में, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर हमने जब सेक्शन 8 पढ़ा था तभी पढ़ लिया था, रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन करने वाला। तो बस वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बाकी ओपीसी प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट होती है, ओपीसी पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होती है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। सो जब भी आप कन्वर्जन करोगे, जब भी आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट करोगे, तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी के पास एप्लीकेशन फाइल होगी, आरओसी के पास एप्लीकेशन फाइल होगी, तो आरओसी क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा, खुद को ये सेटिस्फाई करेगा कि भैया आपकी कंपनी ने कन्वर्ट करने के लिए सारी चीजों को फॉलो किया है, और पुरानी कंपनी के रजिस्टर को बंद कर देगा, पुरानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा, और नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? मान लीजिए एक कंपनी थी जो अनलिमिटेड कंपनी थी, मान लीजिए एक कंपनी है जो कि अनलिमिटेड कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है। यह कंपनी बनी थी 2004 में, 2004 में यह कंपनी बनी थी अनलिमिटेड कंपनी। अब यह कंपनी क्या कर रही है? अपने एमओए को चेंज करके, अपने एओए को चेंज करके, और जो रूल में लिखा हुआ है उसे फॉलो करके यह कंपनी 2024 में खुद को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रही है, खुद को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। मतलब यहां पर क्या होगा? लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। मुझे बताओ इसमें किसका नुकसान होगा?
इसमें नुकसान होगा उन लोगों का जिन्होंने इस पीरियड में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या सोचकर किया था? उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट यह सोचकर किया था कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यस और नो। लेकिन यहां पर जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, तो इन लोगों का तो नुकसान हो जाएगा। तो सेक्शन 18 ने कहा हां यार ये बात तो आप सही कह रहे हो, ये तो हो सकता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन दे? तो सेक्शन 18 ने कहा कि अगर भले ही आप यहां पर लिमिटेड कंपनी बन गए, हम मानते हैं कि आप 2024 के अंदर लिमिटेड कंपनी बन गए, लेकिन आपकी जो पुरानी ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी जो पुरानी ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, आपकी जो पुरानी लायबिलिटीज हैं, उनको आपको ऐसे पे करना पड़ेगा जैसे कि कन्वर्जन हुआ ही नहीं है। यानी इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों ने जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, जब वो अनलिमिटेड कंपनी थी, जब वो अपना पैसा मांगेंगे तो उन्हें पैसा ऐसे मिलेगा जैसे कंपनी अभी भी अनलिमिटेड नेचर की है, यानी पुराने नेचर की ही कंपनी मानी जाएगी। पुराने डेट्स को पे करने के लिए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए कंपनी को हम क्या मानेंगे? जैसे उसका कन्वर्जन हुआ ही नहीं है, जैसे उसका कन्वर्जन हुआ ही नहीं है। यानी अगर उन्हें पैसा मांगना है तो वो मेंबर्स के लिए उनकी लायबिलिटी क्या मानी जाएगी? अनलिमिटेड मानी जाएगी। तो यही बात है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन शॉल नॉट अफेक्ट एनी डेट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज और कॉन्ट्रैक्ट्स इंकर्ड और एंटर्ड इनटू बिहाफ बिफोर कन्वर्जन। यानी कंपनी ने कन्वर्जन करने से पहले अगर कोई लायबिलिटी, कोई ड्यूटी या कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसे ऐसे इन्फोर्स किया जाएगा जैसे रजिस्ट्रेशन यानी कन्वर्जन हुआ ही नहीं है, जैसे कन्वर्जन हुआ ही नहीं है। यानी अगर सिंपल शब्दों में कोई आपसे पूछे कि क्या कहना चाह रहा है कि पुरानी लायबिलिटीज के लिए कंपनी का नेचर पुराने वाला ही माना जाएगा, पुराने वाला ही माना जाएगा। द कंपनी रिमेन्स द सेम एंटिटी as it was before in respect of debts, liabilities, obligations और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंपनी कन्वर्ट होने के बाद जो नई लायबिलिटीज आएंगी, नई ऑब्लिगेशंस आएंगी, नए डेट्स आएंगे ना, उसमें मेरे बच्चा क्या होगा? न्यू टाइप की कंपनी मानी जाएगी, न्यू टाइप की कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 19, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। आप ये मान लो कि देयर आर हाई चांसेस कि आपके एग्जाम में ये वाला इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 क्यों लाया गया, पहले उसका लॉजिक समझते हैं और फिर सेक्शन 19 से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हुआ उसको समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा जो भी मैं बता रहा हूं सेक्शन 19 का, कि पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी और उसका सॉल्यूशन क्या लाया गया। मान लीजिए गुरप्रीत सर और उनके 6 फ्रेंड्स, गुरप्रीत सर और उनके 6 फ्रेंड्स ने मिलकर एक कंपनी खोली ए लिमिटेड, ठीक है। और इस कंपनी में गुरप्रीत सर ने लगाए 4 करोड़ और 6 फ्रेंड्स ने लगाए 1 करोड़, ठीक है। गुरप्रीत सर ने 4 करोड़ और 6 फ्रेंड्स ने 1 करोड़ लगाए। तो यहां पर क्या होगा? शेयर कैपिटल 5 करोड़, ठीक है, शेयर कैपिटल 5 करोड़ और कैश या एसेट्स बोल लो 5 करोड़, ठीक है। 5-5 करोड़ हो गया। बैलेंस शीट टैली कर दी मैंने, यस सर बैलेंस शीट टैली कर दी। अब इस कंपनी ने, ए लिमिटेड ने एक और सब्सिडियरी बनाई, ए लिमिटेड ने एक और सब्सिडियरी बनाई, मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक और सब्सिडियरी बनाई। और यहां पर जब हम सब्सिडियरी बनाएंगे तो क्या हमें पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहां पर हमने कितना कैपिटल डाला? ए लिमिटेड ने कितना कैपिटल डाला? शेयर कैपिटल में 4 करोड़ और 4 करोड़ और कैश आ गया 4 करोड़।
क्या कोई मुझे बताएगा, अगर ए लिमिटेड ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है और उसमें 4 करोड़ डाला है, तो ए लिमिटेड की नई बैलेंस शीट कैसी दिखती होगी? नई बैलेंस शीट कैसी दिखती होगी? शेयर कैपिटल, ये मैं ए लिमिटेड की बना रहा हूं, शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की 5 करोड़ रुपए, कैश बचा 1 करोड़ रुपए। सर बाकी का कैश कहां चला गया? बेटा बाकी का कैश हमने इस कंपनी के शेयर्स में लगा दिया ना, तो यहां पर आप मान लीजिए हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड, कितना? 4 करोड़ रुपए। बैलेंस शीट टैली हो गई कि नहीं? और यहां पर हमने 99.99% जो है होल्ड कर रखा है, 99.99। एक आधा शेयर किसी और के पास है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए, बाकी सारा शेयर्स ए लिमिटेड के पास है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है? ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और एक्स प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है? एक्स प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, यहां तक ओके है, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप कहूंगा उससे आपको प्रॉब्लम समझ आएगी। बट क्या इस स्टेप तक सब कुछ ओके है? अगर ओके है तो मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा कि क्या चल रहा है स्टोरी में। यस सर, ओके है सर, एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुरप्रीत सर से, ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुरप्रीत सर से ए लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुरप्रीत सर को दिए 4 करोड़ रुपए, और गुरप्रीत सर ने एक्स प्राइवेट लिमिटेड को क्या दिया? गुरप्रीत सर ने एक्स प्राइवेट लिमिटेड को क्या दिया? ए लिमिटेड के शेयर्स दिए। ए लिमिटेड के शेयर्स दिए। अब मैं दोनों की बैलेंस शीट बताता हूं इस ट्रांजैक्शन के बाद, ए लिमिटेड की ट्रांजैक्शन की बताता हूं और एक्स प्राइवेट लिमिटेड की बनाता हूं। ठीक है, हो सकता है आप लोग प्रॉब्लम समझ पाओ। शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए, कैश 1 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड 4 करोड़ रुपए, एक्स प्राइवेट लिमिटेड में शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड 4 करोड़ रुपए। ये अब बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहा है? मुझे इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ए का कैश 5 होगा ना? अरे भाई ए का कैश 5 क्यों होगा? 4 करोड़ गुरप्रीत सर को मिले हैं। करण बेटा ये 4 करोड़ किसको मिले हैं? गुरप्रीत सर को मिले हैं, क्योंकि गुरप्रीत सर ने अब शेयर्स बेचे। यहां पर बच्चा कह रहा है दोनों साइड क्रेडिट। अबे करोड़ है वो। मैं बताता हूं, सुनो, सबसे पहली प्रॉब्लम बताता हूं। इस कंपनी में लोगों को देखकर लगेगा कि इस कंपनी में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। लोगों को देखकर क्या लगेगा? इस कंपनी में 5 करोड़ इन्वेस्टेड है, बट रियलिटी में क्या इस कंपनी में सिर्फ 1 करोड़ ही है? गुरप्रीत सर ने जो 4 करोड़ डाले थे वो अपने 4 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए। क्या आप फील कर पा रहे हो? गुरप्रीत सर ने 4 करोड़ रुपए जो कंपनी में डाले थे वो पैसा उन्हें बाहर मिल गया, वापस आ गया मेरा पैसा।
यहां पर जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी मैंने 4 करोड़ डाले और यही 4 करोड़ रुपए मुझे वापस मिल गए। यानी रियलिटी में कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़, दिखने में ये आपको लग रहा है कि कंपनी में 5 करोड़ लगे हुए हैं, बट एक्चुअली में कंपनी में सिर्फ 1 करोड़ लगा हुआ है, बाकी 4 करोड़ तो मेरे पास वापस आ गए। मेरा पैसा मुझे वापस आ गया बेटा। हाँ, मयंक कह रहा है नहीं समझा, यही तो दिक्कत है मयंक। आइए एक और बार दोबारा से मैं एक एक स्टेप लेता हूं। दोबारा से लूं क्या एक एक स्टेप? दोबारा से लूं क्या एक एक स्टेप? चलिए एक बारी दोबारा से स्टेप लेंगे और फिर आगे चलेंगे। हाँ चलिए, यहां पर मान लीजिए, फिर से देखिएगा, गुरप्रीत सर ने अपनी पॉकेट से 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे और उनके 6 फ्रेंड्स ने 1 करोड़ इन्वेस्ट करे इस कंपनी में। तो इस कंपनी में ए लिमिटेड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? कंपनी में इन्वेस्ट हुआ शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए और कैश आ गया 5 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत? कैसे आया है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5 करोड़ 5 करोड़। ठीक है, फिर इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने अपने इस 5 करोड़ को, ठीक है, मान लीजिए इस पैसे में से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक कंपनी खोली और इसने एक नई कंपनी बनाई एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिसमें ये 5 करोड़ में से हमने क्या करा? शेयर, इस कंपनी के शेयर कैपिटल में 4 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। इसकी एंट्री क्या होगी? इस कंपनी ने क्या एंट्री मारी होगी? इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 करोड़। यहां पर आ गया कैश 4 करोड़। तो मैंने जो 4 करोड़ दिया था वो 4 करोड़ यहां से हटके अब यहां आ चुका है। ओके है? क्या मेरा 4 करोड़ रुपए आपको दिख रहा है? गुरप्रीत सर का 4 करोड़ रुपए अब यहां पर पड़ा हुआ है। जैसे ही कंपनी ने ये 4 करोड़ इधर दिया तो यहां से 4 करोड़ कम हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 1 करोड़ बचेगा। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड होगा 4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये पैसा मुझे वापस चाहिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड से। तो मैंने क्या किया? गुरप्रीत सर के पास ए लिमिटेड के शेयर्स हैं या नहीं है? क्या गुरप्रीत सर के पास ए लिमिटेड के शेयर्स हैं या नहीं है? मेरे पास ए लिमिटेड के शेयर है। तो गुरप्रीत सर ने ए लिमिटेड के जो शेयर्स खरीदे थे, वो बेच दिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड को। किसको बेच दिए? एक्स प्राइवेट लिमिटेड को ए लिमिटेड के शेयर्स बेच दिए और इस कंपनी ने मुझे बदले में क्या दे दिया? 4 करोड़ रुपए दे दिए। बदले में क्या दे दिए? 4 करोड़ रुपए। तो क्या मेरे 4 करोड़ रुपए मुझे वापस मिल चुके हैं? जो 4 करोड़ रुपए मैंने ए लिमिटेड में लगाए थे वो मुझे वापस मिल चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही इस कंपनी ने मुझे 4 करोड़ रुपए दिए तो यहां से 4 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे क्योंकि वो गुरप्रीत सर को दे दिए। और यहां पर क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड 4 करोड़। अब हुआ क्या? देखने में लग रहा है कि इस कंपनी में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। बट एक्चुअली में गुरप्रीत सर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो उन्हें वापस मिल गया। तो सिर्फ इस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। और यही बात लॉ ने मना करी है। लॉ ये कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, आप होल्ड नहीं कर सकते। आप इसे होल्ड नहीं कर सकते। यही बात यहां पर मेंशन्ड है। लेकिन इस रूल के सेक्शन 19 में 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। इस रूल में सेक्शन 19 के कितने एक्सेप्शन दिए हुए हैं? तो जनरल रूल ये बोलता है, जनरल रूल अगर मैं बात करूं जनरल रूल की, जनरल रूल ये है कि सब्सिडियरी कंपनी जो है
होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, होल्ड नहीं कर सकती। ओके, चलिए उसके बाद होल्डिंग कंपनी भी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स नहीं दे सकती, सब्सिडियरी कंपनी को अपने शेयर्स नहीं दे सकती, अपने शेयर्स नहीं दे सकती। ठीक है, ओके, दिस इज द जनरल रूल। लेकिन इस जनरल रूल के बेटा 3 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, और एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछे जाएंगे, एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बारी जनरल रूल पढ़ लेते हैं बुक से और फिर हम एक्सेप्शन पे चलेंगे। सब्सिडियरी कंपनी इज नॉट अलाउड टू होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 19 बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी अपने शेयर होल्ड नहीं कर सकती है होल्डिंग कंपनी के, एंड इवन वो डायरेक्टली भी होल्ड नहीं कर सकती, या किसी नॉमिनी, किसी और पर्सन को बोला कि यार मैं तुझे पैसे दे रही हूं, मेरी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद ले, वो ऐसा भी नहीं कर सकती। तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स देती है तो वो लॉ की नजरों में क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। लेकिन इस रूल के 3 एक्सेप्शन है जहां पर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है। कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। सबसे पहले एक्सेप्शन को समझते हैं, आइए। एक्सेप्शन नंबर 1, मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 70% होल्ड करती है जियो प्राइवेट लिमिटेड का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुक्कू भाई होल्ड करते हैं, मुक्कू नहीं बोलते हैं, एम बोल देते हैं, अभी के लिए एम बोल देते हैं। मिस्टर एम होल्ड करते हैं इस कंपनी के 10% शेयर। क्या मैं कह सकता हूं ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है, और ये कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है। ये कंपनी क्या है? सब्सिडियरी कंपनी। मुक्कू भाई ने अपनी विल में लिखा है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मरने के बाद ट्रांसफर हो जाएगी इस कंपनी को। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी विल में किसी इंडिविजुअल को पैसा ना देकर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पर, क्या कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है कि नहीं? सेक्शन 9, द आंसर इज यस। बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है। तो यहां पर हम जियो प्राइवेट लिमिटेड को क्या बोलेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। किसका? ऑफ एम। कि कल को अगर एम की डेथ हो जाएगी, तो एम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी? जियो प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर मान लीजिए कि अगर एम की डेथ हो जाएगी तो इससे क्या होगा? अगर एम की डेथ हो जाएगी तो एम की डेथ के बाद रिलायंस कितने होल्ड करती है जियो में? कितने होल्ड करती है? 70%। लेकिन जियो के पास भी तो रिलायंस के कितने परसेंट आ जाएंगे? 10% आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे उसके पास 10%? जो एम के शेयर्स थे वो इसको ट्रांसफर हो जाएंगे ना। एम के मरने के बाद जियो के पास शेयर्स आ जाएंगे। तो लॉ कहता है कि अगर सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स मिले हैं, अगर सब्सिडियरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी के शेयर्स मिले, क्यों? क्योंकि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी किसकी? ऑफ डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड मेंबर की। किसके डिसीज्ड मेंबर की? होल्डिंग कंपनी के मेंबर की। तो वो इन शेयर्स को होल्ड करके रख सकती है, दिस इज अलाउड एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन वेयर द सब्सिडियरी इज कंसर्न। अगर सब्सिडियरी
होल्डिंग कंपनी के मेंबर, डिसीज्ड मेंबर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो शेयर होल्ड कर सकती है, वो शेयर्स होल्ड करके रख सकती है। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। फिर आता है बेटा सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन को आपको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का। किसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पता है क्या? नहीं सर, हमें म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये आपके गोट सर हैं, गोट नितिन सर। इनके पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है। इनके पास 100 करोड़ रुपए पड़ा है। कितना पैसा पड़ा है? 100 करोड़ रुपीस इनके पास पड़ा है। नितिन सर के पास 100 करोड़ रुपीस पड़ा हुआ है, 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर सर के पास ना टाइम नहीं है, सर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन क्लासेस लेते रहते हैं। तो उनके पास टाइम नहीं है कि ये 100 करोड़ रुपए कौन से शेयर में लगाया जाए, कौन से शेयर में लगाया जाए। पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो कौन से शेयर में लगाया जाए कि भैया 100 करोड़ का 200 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ का 300 करोड़ हो जाए। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड्स का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें नितिन सर जैसे अमीर लोग, जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत लेकिन टाइम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? ये सभी लोग इसमें अपना अपना पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। म्यूचुअल फंड में कौन बैठा होता है? एक्सपर्ट बैठे होते हैं। कौन बैठा होता है? एक्सपर्ट, जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, जो पूरा दिन यही काम करते हैं, और वो इस पब्लिक के पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के शेयर्स, कंपनी के डिबेंचर्स, अलग अलग जगह वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी यहां से जो भी ये जो एक्सपर्ट है, इन लोगों का पैसा, मान लो इन लोगों ने टोटल 500 करोड़, पब्लिक ने टोटल म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाया? 500 करोड़ लगाया। यहां पर एक्सपर्ट ने 500 करोड़ को इन्वेस्ट किया। अब उससे जो डिविडेंड आएगा, मुझे बताओ वो डिविडेंड किसको मिलेगा? क्या वो डिविडेंड एक्सपर्ट का है या वो डिविडेंड इस पब्लिक का है? बेटा अल्टीमेटली पैसा किसका है? जब पैसा हमने लगाया है तो उसका रिटर्न भी हमें मिलेगा। अगर हमने 500 करोड़ रुपए लगाया है तो उसका रिटर्न भी हमें मिलना चाहिए। तो यहां पर एक्सपर्ट क्या करता है? अपने कुछ कमीशन चार्जेस काट लेता है मैनेज करने के, उतना काट के बाकी का रिटर्न हमें दे देता है, उतना काट के बाकी का रिटर्न हमें दे देता है। क्या ये ओके है म्यूचुअल फंड्स कि क्या हो रहा है इसमें एग्जैक्टली? ठीक है, अब होता क्या है म्यूचुअल फंड्स? मान लीजिए एक बैंक है, एक कंपनी है HDFC बैंक लिमिटेड। एक कंपनी है HDFC बैंक लिमिटेड। ठीक है, हां, प्रॉफिट होगा तो भी नितिन सर का होगा, लॉस होगा तो भी नितिन सर का होगा, है ना। अगर लॉस नितिन सर का नहीं होगा तो सारे लोग फिर म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाएंगे, समझ गए, है ना। प्रॉफिट हुआ तो भी नितिन सर का, लॉस हुआ तो भी नितिन सर का, सामने वाला बस अपने चार्जेस ले लेगा। चलो, HDFC बैंक लिमिटेड ने एक कंपनी खोली, HDFC बैंक लिमिटेड ने एक कंपनी खोली जिसमें 99% स्टेक है, जिसका नाम है HDFC म्यूचुअल फंड लिमिटेड। HDFC म्यूचुअल फंड लिमिटेड, ठीक है। इसमें पब्लिक ने पैसा लगाया, इसमें पब्लिक ने क्या करा? इस कंपनी में म्यूचुअल फंड में पब्लिक ने पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? मान लीजिए टोटल 1000 करोड़ रुपए लगाया, टोटल 1000 करोड़ रुपए लगाया। इस कंपनी को लगता है ये वाली म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को कि भैया HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर्स खरीद लगने वाले हैं। तो इस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए, ये जो 1000 करोड़ आए थे इसमें से 200 करोड़ रुपए लगाकर HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर खरीद लिए। मुझे बताओ, ये शेयर खरीदे तो इस कंपनी ने है, बट ये बिलोंग किसको करते हैं? जल्दी बताइए, ये किसको बिलोंग करते हैं? शेयर खरीदे तो इस कंपनी ने है, बट ये किसको बिलोंग करते हैं? पब्लिक को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर ये कंपनी होल्डिंग कंपनी थी, ये कंपनी सब्सिडियरी कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी ने
जो शेयर्स खरीदे हैं, इस कंपनी ने जो शेयर खरीदे हैं वो एज अ ट्रस्टी खरीदे हैं, और जिनका बेनिफिट किसको मिलेगा? पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। तो लॉ कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी अगर किसी और के लिए शेयर होल्ड कर रही है होल्डिंग कंपनी के, तो वो अलाउड है, क्योंकि यहां पर हम इस कंपनी के शेयर होल्ड तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के बिहाफ पर होल्ड कर रहे हैं। ये शेयर भले ही नाम पर मेरे हैं, भले ही इस कंपनी के नाम पर हैं ये शेयर्स, लेकिन ये बिलोंग किसको करते हैं? जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस पब्लिक को बिलोंग करते हैं। यस और नो? यस और नो? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो लॉ कहता है दिस इज अलाउड। सब्सिडरी कंपनी तुम इसे खरीद सकती हो, इसे होल्ड करके रख सकती हो। सर ये ट्रस्टी क्या है? बेटा ट्रस्टी मतलब कि शेयर्स मेरे नाम पर हैं बट बिलोंग किसी और को करते हैं, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया हुआ है, तो मैं उनके लिए ट्रस्टी हूं। ठीक है, ये मेरा सामान नहीं है, मैं उनके लिए क्या हूंगा? ट्रस्टी कहलाया जाऊंगा। ठीक है, तो सेकंड एक्सेप्शन यही है बेटा कि सब्सिडियरी कंपनी होल्ड कर सकती है शेयर्स को एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब मेरे नाम पर बट बिलोंग किसी और को करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, थर्ड एक्सेप्शन पे चलते हैं। लास्ट एक्सेप्शन, इसको समझना, इस एक्सेप्शन को समझना, ये बहुत ही, दिस एक्सेप्शन इज अ टाइम गेम, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, डोंट वरी, मैं लास्ट में सब समराइज कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। सेक्शन 19 को मैं आपके लिए समराइज कर दूंगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10% शेयर्स खरीदे। ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10% शेयर्स खरीदे। सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इस केस में ए और बी में क्या रिलेशन है। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10% शेयर खरीद लिए, क्या यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है? नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी के लिए तो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, 50% से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर तो हमने सिर्फ 10% शेयर्स खरीद रखे हैं, अब हुआ क्या, 2024 में ए लिमिटेड 10% होल्ड कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर्स खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती? पहला क्वेश्चन, क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर खरीद सकती है? बिल्कुल, क्योंकि बी लिमिटेड सब्सिडियरी थोड़ी है। सेक्शन 19 बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकती, यानी बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड के शेयर्स को क्या कर सकती है? परचेज कर सकती है ना। तो 2024 में बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 70% शेयर्स खरीद लिए। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 70% शेयर खरीद लिए, यानी इससे क्या हो गया, बी लिमिटेड बन गई होल्डिंग कंपनी और ए लिमिटेड बन गई सब्सिडियरी कंपनी। यस और नो? अगर बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 70% शेयर्स खरीद लिए तो बी लिमिटेड क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी बन गई, और ए लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडियरी कंपनी बन गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सब्सिडियरी कंपनी के पास ये जो 10% शेयर पहले से हैं, ये 10% शेयर कब से है? जब वो सब्सिडियरी थी भी नहीं। क्या इन शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं कर सकते? तो लॉ कहता है अगर किसी कंपनी के पास, किसी सब्सिडियरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स
सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले से थे तो तुम उसे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो शेयर्स तुमने सब्सिडियरी कंपनी बनने के बाद नहीं खरीदे, वो शेयर्स तो तुम्हारे पास पहले से थे, तो तुम उन शेयर्स को क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो ये बस टाइम गेम है कि अगर एक सब्सिडियरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले आ चुके थे तो उन शेयर्स को आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बिकॉज ये शेयर्स तो हमारे पास 2020 से थे ना, ये शेयर्स तो हमारे पास 2020 से थे। सो यही बात है, वेयर द सब्सिडियरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर, अगर सब्सिडियरी कंपनी शेयर होल्डर है बिफोर इट बिकम अ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी से बनने से पहले ही अगर तुम्हारे पास शेयर्स थे तो तुम उन शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो, उन शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो। चलिए 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक लेंगे और फिर हम इस सेक्शन 19 को एक बारी समराइज करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। बेटा क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा कि सब्सिडियरी कंपनी ट्रस्टी है, तो आप क्या करोगे, आप कह देना वो होल्ड कर सकती है। कोई कह रहा है पॉइंट 1 रिपीट कर दो, कोई पॉइंट कह रहा है बी रिपीट कर दो, री एक्सप्लेन कर दो, कुणाल कह रहा है। हे भगवान, ओ माय गॉड्स, ठीक है देशा। आदित्य बेटा तुमने चैप्टर 1 नहीं देखा है ना? चलिए कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है एक बारी दोबारा समझा दो, इट्स ओके। फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, अब अगला 1 घंटा पूरा सेक्शन 19 में दोबारा लगाएंगे डिटेल, बस यही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर अब कल कंप्लीट करेंगे और क्या होगा, इट्स ओके। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे सा, नहीं तो ऐसा कर सकते हो आप, एक बारी सेक्शन वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलती होगी तुम्हें, मिलती है क्या रिकॉर्डेड वीडियो? रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है कि नहीं सर? रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो को आप एक बारी दोबारा देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो को आप एक बारी दोबारा देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो को आप एक बारी दोबारा देख लेना। चलिए ठीक है, हाँ ओके सर, दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो को, इस सेक्शन को, कोई बात नहीं, आराम से।
और चिंता मत करो, इस सेक्शन के ऊपर 4 से 5 सवाल हैं। जब आप वो 4-5 सवाल करोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूं, शॉर्ट में आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट में आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से। लॉ कहता है कि सब्सिडरी कंपनी, प्लीज ध्यान से सुनना, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। मैंने आपको रीजन बता दिया, अगर रीजन नहीं समझा कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि लॉ में क्या लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, ना तो इक्विटी होल्ड कर सकती है ना तो प्रेफरेंस होल्ड कर सकती है, बिकॉज वर्ड लिखा है शेयर। फिर उन्होंने बोला कि हमने आपको 3 एक्सेप्शन दिए हैं, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2 और एक्सेप्शन नंबर 3। पहला एक्सेप्शन क्या है, अगर सब्सिडियरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, होल्डिंग कंपनी के डिसीज्ड मेंबर की, ऑफ होल्डिंग कंपनी की, तो सब्सिडियरी कंपनी शेयर होल्ड करके रख सकती है। सेकंड उन्होंने बोला अगर सब्सिडियरी कंपनी क्या है, अगर सब्सिडियरी कंपनी किसी और की ट्रस्टी है, किसी और के बिहाफ पर शेयर्स को होल्ड कर रही है तो भी होल्ड कर सकती है। और एक्सेप्शन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि अगर सब्सिडियरी कंपनी शेयर होल्डर बनी थी, सब्सिडियरी कंपनी was shareholder before it became subsidiary, before it became क्या, सब्सिडियरी। तो इन तीनों केसेस में जो है सब्सिडियरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रख सकती है, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब्सिडियरी कंपनी इन तीनों केसेस में, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रख सकती है, तो उस केस में क्या सब्सिडियरी कंपनी उन शेयर्स पर वोटिंग कर सकती है या नहीं। अगर सब्सिडियरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स हैं, मान लो इक्विटी शेयर्स हैं, तो क्या वो वोटिंग कर सकती है या नहीं कर सकती होल्डिंग कंपनी के डिसीजन में। तो लॉ कहता है एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 में आप वोटिंग कर सकते हो, सब्सिडियरी कंपनी उन शेयर्स पर वोटिंग कर सकती है, बट एक्सेप्शन नंबर 3 में, एक्सेप्शन नंबर 3 के अंदर मेरे बच्चा वोटिंग अलाउड नहीं है, यही बात यहां पर लास्ट में लिखी हुई है, राइट टू वोट एट अ मीटिंग, होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में क्या सब्सिडियरी कंपनी वोट कर सकती है, यस कर सकती है, लेकिन कब, एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में यानी एक्सेप्शन नंबर 1, और एक ट्रस्टी के केस में यानी एक्सेप्शन नंबर 2। बाकी नीचे के जो दोनों पॉइंट है वो आप कट कर देंगे, बस ये आपको लर्न करना है। सो यहां पर हमारा सेक्शन 19 खत्म होता है, अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो कल मैं वीडियो डलवा दूंगा क्वेश्चन आंसर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 इसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको कैसे करना, और अगर नहीं समझ आएंगे वो क्वेश्चन, तो जो वीडियो मैं दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड में एक्सप्लेन करे होंगे, तो वहां पर आपको ये पांचों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए सारे बच्चे इस एग्जाम्पल को खुद से रीड करेंगे, क्या करेंगे, खुद से रीड करेंगे। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, मैं फिर इस एग्जाम्पल को दोबारा समझाऊंगा।
समझ गए? इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। या बता दूं एक बारी फिर से बता दें क्या? इसे भी कद्दू बच्चों की कमी नहीं है क्लास में, कद्दू बच्चे हमारे पास भर भर के हैं क्लास में। चलो आइए, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया बता देंगे भाई। एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल कह रहा है एक कंपनी है आरपीआईपी लिमिटेड, आरपीआईपी लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी ने 51% खरीदे, इस कंपनी ने 51% खरीदे एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड के, एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड के 51% खरीदे, ठीक है। कब खरीदे? 31 मार्च 2019 को। ये खरीदे कब गए हैं? 31 मार्च 2019 को खरीदे हैं, मतलब ये बन गई इस तारीख को ये सब्सिडियरी बन गई और इस तारीख को ये बन गई होल्डिंग कंपनी, इस तारीख को ये बन गई होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कौन सी तारीख को बनी सब्सिडियरी? 31 मार्च 2019 को बनी। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये 2% होल्ड करती है, ये कंपनी ऑलरेडी 2% शेयर होल्ड करती है। कब से होल्ड करती है? 2013 से होल्ड करती है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सब्सिडियरी कंपनी जो है, सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले ही, सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले ही इन शेयर्स को होल्ड कर सकती है। तो यहां पर वो क्या करेगी? इसे कंटिन्यू कर सकती है, बिकॉज ये एक्सेप्शन नंबर 3 में आएगा। और अगर एक्सेप्शन नंबर 3 में आएगा तो क्या यहां पर वोटिंग राइट्स मिलेंगे क्या? एक्सेप्शन नंबर 3 में नो वोटिंग राइट्स मेरे बच्चा, नो वोटिंग राइट्स। एक्सेप्शन नंबर 3 में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। सिर्फ वोटिंग राइट्स कब मिलते हैं? जब आप एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 में फॉल होते हो। यहां पर इस सब्सिडियरी कंपनी को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 बात करता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है किसी को डॉक्यूमेंट भेजना, किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना, कोई नोटिस भेजना। तो सेक्शन 20 कहता है कि अगर आपको कंपनी को कोई नोटिस भेजना है, अगर आपको कंपनी को कोई नोटिस भेजना है या कंपनी के ऑफिसर को कोई नोटिस भेजना है, ऑफिसर यानी उसके एम्प्लॉय वगैरह को नोटिस भेजना है, कंपनी को नोटिस भेजना है या कंपनी के ऑफिसर को कोई भी नोटिस भेजना है, तो वो कहां पर भेजा जाएगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाएगा। बट कौन से तरीके से भेजोगे? वो तरीका सेक्शन 20 में लिखा है। या तो आप उसे भेज सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट से, या तो आप उसे भेज सकते हो स्पीड पोस्ट से, या तो आप उसे कुरियर कर सकते हो, या खुद उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जाकर वहां पर छोड़कर आ सकते हो। और इवन आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अगर आपके पास ईमेल या फैक्स मशीन है तो उससे भी आप भेज सकते हो। तो कंपनी को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, उस कंपनी को मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजना है। सर आपको कंपनी को डॉक्यूमेंट क्यों भेजना होगा? बेटा अगर मुझे कंपनी से एमओए मांगना है, सेक्शन 17 याद करो कि मेंबर्स अगर कंपनी से एमओए मांगेंगे तो कंपनी को एमओए भेजना पड़ेगा। बट पहले मुझे मांगना भी तो पड़ेगा, तो मैं उन्हें एप्लीकेशन भेजूंगा ना कि मुझे कंपनी एमओए चाहिए। तो वो एप्लीकेशन कैसे भेज सकता हूं? तो वो कह रहे हैं वो एप्लीकेशन आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजोगे, चाहे पोस्ट कर दो, चाहे स्पीड पोस्ट कर दो, चाहे कुरियर सर्विस, चाहे खुद जाकर रजिस्टर्ड ऑफिस पर वो एप्लीकेशन लीव कराओ, कोई भी डॉक्यूमेंट, या आपके पास ईमेल आईडी है तो उस पर भेज देना, ठीक है। तो यही बात, इवन आरओसी को अगर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है या कंपनी के किसी ऑफिसर को भेजना है तो ये तरीके से भेजा जाएगा, ये तरीके से भेजा जाएगा। कौन कौन सा तरीका? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, लीविंग इट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, और ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप भेज सकते हो। ये तो हो गया अगर हमें कंपनी को या कंपनी के किसी ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो।
लेकिन अगर हमें आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो, या अगर हमें आरओसी को नहीं कंपनी के मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेजेंगे, उसका तरीका भी सेक्शन नंबर 20 में लिखा है कि अगर आपको आरओसी को या कंपनी के किसी मेंबर को भेजना है तो आप पोस्ट से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, कुरियर से भेज सकते हो, या उनके ऑफिस या उनके एड्रेस पर डिलीवर कर सकते हो। ऑफिस मतलब यहां पर ऑफिस की बात हो रही है, आरओसी का जो ऑफिस है, और एड्रेस मतलब यहां पर मेंबर के एड्रेस की बात हो रही है, मेंबर के एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, और आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईमेल या आप फैक्स भेज सकते हो, ईमेल या फैक्स भेज सकते हो। तो सेक्शन 20 कोई बड़ी बात नहीं बता रहा। सेक्शन 20 सिर्फ यह कह रहा है कि कंपनी को और कंपनी के ऑफिसर को डॉक्यूमेंट भेजने का तरीका क्या है, और आरओसी के और कंपनी के मेंबर्स को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने का तरीका क्या है। क्योंकि जब भी कंपनी जो है, कंपनी को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अपने मेंबर्स को भेजने होते हैं, तो मेंबर्स को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भेजेगी? अगर वो फिजिकल भेजना चाहती है तो पोस्ट कर देगी, रजिस्टर्ड पोस्ट कर देगी, स्पीड पोस्ट कर देगी, कुरियर कर देगी। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजना चाहती है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज देगी। ठीक है, ईमेल वगैरह कर देगी, फैक्स वगैरह कर देगी। तो यही बात यहां पर मेंशन है कि डॉक्यूमेंट भेजा कैसे जाएगा, डॉक्यूमेंट भेजा कैसे जाएगा। क्लियर है क्या आपको ये वाला पॉइंट? यस और नो? क्या व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं? नहीं बेटा, ठीक है, यहां पर व्हाट्सएप की बात नहीं हो रही है। यहां पर प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो हमने प्रिस्क्राइब किया है, नॉर्मली वो अभी के लिए ईमेल और फैक्स है। ठीक है, चलिए ओके सर। बाकी इस पॉइंट्स को आप डिलीट कर देंगे, इसमें सिर्फ आपको यही याद करना है, ये आपको याद करने की जरूरत, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और यहां पर लिख लीजिए, सब सेक्शन 2 पर लिख लीजिए कवर्ड इन चैप्टर 7, कवर्ड इन चैप्टर 7 लिख दीजिए। वासुकी कह रहा है एक बार और बता दो। बेटा एक बार और बता देते हैं। मुझे बताओ वासुकी, अगर मुझे तुम्हारे घर बुक्स भिजवानी है तो कैसे भिजवाऊंगा? सोच कर बताओ बस। ठीक है वासुकी, अगर पीडब्ल्यू को तुम्हारे घर बुक्स भिजवानी है, पोस्ट से भिजवा सकते हैं, कुरियर करवा सकते हैं, है ना? यस और नो? इसमें क्या बताने की बात है? ऐसी ऐसी चीजों को आप दोबारा पूछ लेते हो, ऐसी ऐसी चीजों को आप दोबारा पूछ लेते हो जिसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला। ठीक है, सारे बच्चे यहां पर लिख लीजिए कवर्ड इन चैप्टर 7। चलिए चलिए, ये एग्जाम्पल भी चैप्टर 7 में ही कवर होगा, तो ये अभी करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल भी चैप्टर 7 में ही कवर होगा। ठीक है, अब लास्ट 2 सेक्शन है, लास्ट 2 सेक्शंस की अब हम बात करेंगे, सेक्शन नंबर 21 और सेक्शन नंबर 22। क्या आपको पता है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? क्या आपको पता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब आपने मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया होगा, तो कई बार आपसे यह बोला जाता है कि आप अपनी मार्कशीट को जो आप मार्कशीट की जेरोक्स दे रहे हैं, उसको अपने प्रिंसिपल का साइन करवा लाइए। कैसा बोला जाता है? कई बार स्कूल की मार्कशीट पर प्रिंसिपल के क्या करवा लीजिए? सिग्नेचर करा लीजिए। स्कूल की मार्कशीट पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर करा लीजिए। या कई बार ऐसा बोला जाता है कि ठीक है, किसी और से ऑथेंटिकेट मत करो, खुद ही लिख दो कि यस ये ट्रू कॉपी है, ये जो जेरोक्स हम दे रहे हैं
ये ट्रू कॉपी है। ओके, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो जब आपने आईसीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराया होगा, या तो आपने डॉक्यूमेंट पर खुद से साइन करे होंगे कि हां भाई ये वाला डॉक्यूमेंट सही है, मैं साइन करके दे रहा हूं, ये जो मैंने जेरोक्स दी है ये एडिटेड वाली नहीं है। या हो सकता है किसी सीए से साइन करा कर दिए होंगे, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से साइन करा कर दिए होंगे, या खुद से कुछ डॉक्यूमेंट खुद से साइन कराए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट चार्टेड अकाउंटेंट से साइन करा कर दिए होंगे। तो ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन, कि भैया हां जो डॉक्यूमेंट जमा कराया जा रहा है वो एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट है, वो एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट है। लेकिन कंपनी के तो हाथ नहीं होते, कंपनी के हाथ नहीं होते। तो कंपनी को अगर किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो उस पर किसके साइन होने चाहिए, यह बात सेक्शन नंबर 21 में लिखी हुई है। यह बात किसमें लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 21 में, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी का ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, या कोई भी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो किससे साइन कराएगी, वो किससे साइन कराएगी, की मैनेजरियल पर्सोनल से साइन कराएगी। की मैनेजरियल पर्सोनल को क्या कहते हैं, शॉर्ट में केएमपी बोला जाता है, केएमपी बोला जाता है। किससे साइन कराए जाएंगे, कंपनी का जो भी की मैनेजरियल पर्सोनल होगा। अब हमें यही नहीं पता कि की मैनेजरियल पर्सोनल होता क्या है। अब हमें यह जानने के लिए कि की मैनेजरियल पर्सोनल कहां होता है, हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे चैप्टर नंबर 1 में। कहां जाना पड़ेगा, वापस चैप्टर नंबर 1 में जाना पड़ेगा, और वहां पर हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि केएमपी के अंदर कौन कौन पर्सन आता है। ये रहा पेज नंबर 1.14 पे, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। ये रही केएमपी की डेफिनेशन, ये रही केएमपी की डेफिनेशन, चाहे यहां से पढ़ लो, ठीक है, ये रही, चाहे यहां से पढ़ लो, एक ही बात है। केएमपी का मतलब होता है अगर कंपनी ने कोई सीईओ रखा हुआ है, अगर कंपनी ने कोई मैनेजिंग डायरेक्टर रखा हुआ है या कोई मैनेजर, तीनों का मतलब एक ही है, चाहे उसे सीईओ के नाम से बुलाओ, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से बुलाओ, चाहे मैनेजर के नाम से बुलाओ। अगर कंपनी ने कोई कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ है, कंपनी के डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। तो जितने भी होल टाइम डायरेक्टर होते हैं वो भी सारे की मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं। कंपनी का जो पूरा फाइनेंस संभालता है, जो नॉर्मली एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं वो एक चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का सीएफओ भी कंपनी का की मैनेजरियल पर्सोनल का मतलब है कि मैनेजमेंट का मेन बंदा, मैनेजमेंट का मेन बंदा। और ये वाला पॉइंट जरा पढ़ो, ये पॉइंट क्या कह रहा है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। या ऊपर वाले तो सिंपल थे, ये पॉइंट क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रहा है ये, समझ नहीं आ रहा है। करण, होल टाइम डायरेक्टर, होल का मतलब होता है पूरा, तो वो अपना पूरा टाइम इसी कंपनी में देते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स। पार्ट टाइम मतलब पूरा दिन कंपनी में नहीं देते। चलिए आइए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं आते, बट आप लगाओ तो बना सकते हो अपने हिसाब से। इसके नीचे आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर इसके नीचे आते हैं असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स। फिर इसके नीचे आएंगे, फिर इसके नीचे आएंगे मान लीजिए सुपरवाइजर। तो ऐसे करके किसी कंपनी में हायरार्की बनाई जा सकती है, हायरार्की बनाई जा सकती है। तो वो कह रहे हैं
कि ये वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो नीचे लेवल है, इस लेवल से आप किसी भी पर्सन को, इस लेवल के किसी भी पर्सन को आप KMP बना सकते हो, आप KMP बना सकते हो। ठीक है, इस लेवल के किसी भी असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कोई भी लेवल होगा, उस लेवल के किसी भी पर्सन को आप क्या बना सकते हो, KMP अपॉइंट कर सकते हो। ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया, ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, ओके सर। सो यही बात यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहां पर आता है कि कोई भी ऑफिसर जो रूल्स में बताया जाएगा, बट रूल्स में अभी कुछ बताया नहीं है, रूल्स में अभी कुछ भी बताया नहीं है। चलिए, ओके। अब यहां पर उन्होंने बोला कि क्योंकि कंपनी के हाथ नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ नहीं होते हैं, तो कंपनी के जितने भी एग्रीमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना है, उस पर किसके सिग्नेचर होंगे? या तो उसके सिग्नेचर होंगे, की मैनेजरियल पर्सोनल का साइन होगा, या कोई भी कंपनी का कोई भी ऑफिसर एम्प्लॉय साइन कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे अथॉरिटी दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे क्या दी है? अथॉरिटी दी है, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी दी है। बस इतना ही बात यहां पर मेंशन है। तो सेक्शन 21 शॉर्ट में मैं आपको समराइज कर देता हूं। सेक्शन 21 ये बोल रहा है कि कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है, कोई डॉक्यूमेंट क्या करना है? ऑथेंटिकेट करना है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, तो उस पर सिग्नेचर किसके होंगे? उस पर सिग्नेचर किसके होंगे? उस पर सिग्नेचर या तो KMP करेगा। KMP में कौन कौन आएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर, और वन लेवल बिलो को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। या KMP को छोड़ के कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है? ऑथोराइज किया है। बस इतना ही इसमें मेंशन्ड है, इतना ही इसी में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए लास्ट सेक्शन आज का, सेक्शन नंबर 22 लास्ट सेक्शन है आज का बच्चों। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपकी डाउट्स दोबारा ले लूंगा। मुझे लग रहा है कि आज टाइम बच जाएगा। अगर बचता है तो आपके जो डाउट्स है मैं दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर नो दिक्कत, नो सर नो दिक्कत। चलिए ठीक है। अब दिक्कत पता क्या है? जैसे ही मैं सेक्शन नंबर 22 लिखूंगा, पहले तो इसके दो पार्ट्स हैं। आपको यही नहीं, कई बच्चे कद्दू बच्चे होंगे जिन्हें यह नहीं पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, हुंडीज क्या होती हैं, है ना? ये सब आपको मालूम नहीं है, ये सब आपको मालूम नहीं है ना? तो यहां पर बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, मैं आपको बताता हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पेमेंट करने में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? पेमेंट करने के लिए काम आते हैं। पेमेंट सिस्टम में इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। चेक की जगह नॉर्मली इन डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना? अब आप चाहोगे कि बिल्कुल डिटेल में बता दो तो फिर दिक्कत है, इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। हुंडीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हुंडीज जो होती है ना, वो सिमिलरली बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होती है, प्रोमिसरी नोट की तरह ही होती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हुंडीज बस क्या होती है कि इंडियन हमारा पहले पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, बहुत बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पर हम एक डॉक्यूमेंट पर प्रॉमिस कर दिया करते थे, ठीक है, जिनको हम हुंडीज बुलाया करते थे। आज की तारीख में हम उसे प्रॉमिसरी नोट बुलाया करते हैं। सर सब पढ़ा है टैक्सेशन में? मुझे बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज को इन्हें बनाने के लिए
या इन्हें ड्रॉ करने के लिए या इन्हें इंडोर्स करने के लिए हमें सिग्नेचर करना होता है। हमें क्या करना होता है? सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचर। बट अगेन कंपनी के हाथ नहीं होते। क्योंकि कंपनी के हाथ नहीं होते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कौन सिग्नेचर करेगा? इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कौन सिग्नेचर करेगा? यही क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर 22 में बताया है। सेक्शन नंबर 22 में क्या बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट को बनाना, एक्सेप्ट करना, ड्रॉ करना, इंडोर्स करना कौन करेगा? कोई भी पर्सन कर सकता है। कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है। यही तो दिक्कत है, सारे बच्चे केएमपी लिखने लग गए। बेटा यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 21 अलग है, सेक्शन 22 अलग है। सेक्शन 22 में क्लियरली मेंशन्ड है, सेक्शन 22 बोलता है कि इन डॉक्यूमेंट्स पर अगर आपको साइन कराना है तो केएमपी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पर्सन कर सकता है। कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है। हो सकता है उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी हो, यानी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो सकता है इंप्लाइड अथॉरिटी हो, यानी उसे लॉ ने अथॉरिटी दी हो, यानी उसे लॉ ने अथॉरिटी दी हो। ठीक है, इतनी सी बात यहां पर लिखिए। तो वो एमसीक्यू में पूछेगा कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन कौन करेगा, तो आप उसे बता देना एनी पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी। जिसके पास अथॉरिटी है वो कंपनी के बिहाफ पर उसे साइन कर सकता है, उसे साइन कर सकता है। बस ओके है क्या? यस और नो? यस और नो? फिर सेकंड पॉइंट पर चलेंगे। चलिए लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, और ये थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, तभी आपको समझ आएगा। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एक कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, जो मिस्टर एक्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। मुझे बताओ क्या एक कंपनी पार्टनरशिप कर सकती है? क्या लगता है आपको? क्या एक कंपनी पार्टनरशिप कर सकती है? यस सर, एक कंपनी जो है पार्टनरशिप कर सकती है। एक कंपनी जो है पार्टनरशिप कर सकती है। ठीक है, ओके। पार्टनरशिप करते हैं तो क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप क्या बनाते हैं? डीड बनाते हैं, डीड बनाते हैं। अब यहां पर पार्टनरशिप डीड पर कौन साइन करेगा, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंपनी के बिहाफ पर इस पार्टनरशिप डीड पर कौन साइन करेगा। तो ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर एक्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, मिस्टर एक्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, और यहां पर वो बनाएंगे क्या? पार्टनरशिप डीड। यहां पर वो क्या बनाएंगे? पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। मिस्टर एक्स तो इंसान है, उसके पास हाथ है, उसने तो खुद के साइन कर दिए, उसने तो खुद के साइन कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनी कैसे साइन करेगी, ये कंपनी कैसे साइन करेगी इस पर। तो लॉ कहता है फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए, अब देखना मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना। कंपनी क्या करेगी? मान लीजिए वो गुरप्रीत सर को अपॉइंट करना चाहती है। गुरप्रीत सर को क्या देना चाहती है? इस चीज की अथॉरिटी देना चाहती है। वो गुरप्रीत सर को अथॉरिटी देना चाहती है, ठीक है, अथॉरिटी देना चाहती है कि गुरप्रीत तुम हमारे बिहाफ पर जाकर साइन कर दो, गुरप्रीत तुम हमारे बिहाफ पर साइन कर दो। तो साइन कौन करेगा? गुरप्रीत सर साइन करेंगे, गुरप्रीत सर साइन करेंगे, क्योंकि कंपनी ने गुरप्रीत सर को अथॉरिटी दी है। गुरप्रीत सर क्या कंपनी के डायरेक्टर है? नहीं है। क्या गुरप्रीत सर कंपनी के एम्प्लॉई है? हो सकता है, नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन यह आना चाहिए कि सर गुरप्रीत सर को हमें अथॉरिटी देनी है तो कैसे देंगे? अगर फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड
गुरप्रीत सर को अथॉरिटी देना चाहता है, गुरप्रीत सर को अथॉरिटी देना चाहता है डीड साइन करने की। डीड साइन करने की। तो यहां पर हम जब भी किसी को अथॉरिटी देते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अथॉरिटी देने के लिए क्या बनाया जाता है? एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे बोलेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी। जिसे क्या बोलेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या लिखा होगा देखना, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड is giving authority to Gurpreet sir for signing deed with Mr. X अब एक क्वेश्चन आएगा, सर इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर कौन साइन करेगा? क्या फील कर पा रहे हो फ्लो को? हमें डीड पर साइन कराना था तो हमने पावर गुरप्रीत सर को दी, लेकिन गुरप्रीत सर को पावर देने के लिए हमने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी पर कौन साइन करेगा? कि गुरप्रीत को अथॉरिटी देनी है। अब गुरप्रीत को अथॉरिटी देने के लिए हमें इस डॉक्यूमेंट पे भी तो साइन करवाना पड़ेगा किसी का। क्या फील कर पा रहे हो क्वेश्चन क्या चल रहा है यहां पर? अब हम किसके साइन की बात कर रहे हैं? यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी पर कौन साइन करेगा उसकी बात हो रही है कि गुरप्रीत सर को अथॉरिटी देने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पर कौन साइन करेगा। और इसका आंसर आपको सेक्शन नंबर 22 में दिया हुआ है। इसका आंसर यह बोलता है कि कंपनी अगर चाहे तो राइटिंग में, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कंपनी का कॉमन सील लगा देना। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो इस पर कंपनी का क्या लगा देना? कॉमन सील लगा देना। बट कॉमन सील तो मैंडेटरी होती ही नहीं है। नहीं होती ना कॉमन सील मैंडेटरी नहीं होती। तो अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर क्या लगेगा? तो लॉ कहता है अगर कॉमन सील नहीं है तो या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी, यानी या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, तब जाकर गुरप्रीत सर को अथॉरिटी मिल पाएगी। और जब गुरप्रीत सर को अथॉरिटी मिलेगी तो वो यहां पर अपना साइन करेंगे। और अगर गुरप्रीत सर पार्टनरशिप डीड पर अपना साइन करेंगे तो क्या फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड को फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। ओके, सो यही बात यहां पर लिखी हुई है। यह आपके एमसीक्यू में आएगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर कौन साइन करेगा, कौन पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करेगा। और यहां पर ऑथोराइज एनी पर्सन कौन था हमारे एग्जांपल में? गुरप्रीत सर। कि हम गुरप्रीत सर को अथॉरिटी दे रहे थे कि तुम हमारे लिए क्या कर दो? डीड्स पर साइन कर दो, चाहे इंडिया में डीड साइन करो चाहे बाहर साइन करो। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारा जो है बस चैप्टर खत्म होता है। यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। फाइनली एक बड़ा चैप्टर था। चलिए ठीक है, ओके सर, आपकी क्लास ओवर हो गई है। नोट्स में कंप्लीट कर लेना, नोट्स सारे लिख लेना जो भी बचा हुआ है, सारे नोट्स कॉपी पेस्ट कर लेना चैप्टर 2 के। ठीक है, परसों अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल आपको रिकॉर्डेड वीडियो आएगी, 3 रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी, मैं बता रहा हूं। वन शॉट चैप्टर 1, क्योंकि आपको रिवीजन जिनको लर्न नहीं हो रहा ना उनके लिए है। वन शॉट चैप्टर 2 और एमसीक्यू एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, ओके सर। अब कुछ बच्चों के डाउट्स थे
वो पूछ लीजिए, बाकी सबकी छुट्टी हो गई है। अबे छुट्टी नहीं है कल की, पागल, 3 वीडियोस दे रहा हूं, आप कह रहे हो छुट्टी है, कैसे बच्चे हो। राइटिंग प्रैक्टिस तो बेटा हम लोग लाइव करेंगे ना। यस आशीष बेटा, खजाना अनलॉक हो जाएगा अश्वनी, बहुत सारे बच्चों का हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, वो सिस्टम में कुछ एरर था। सेक्शन 10A की समरी दे दो बेटा। सेक्शन 10A ये कहता है कि कंपनी, तुम तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, तुम तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती हो, तुम तब तक बोरोइंग नहीं कर सकती हो जब तक तुम्हारे डायरेक्टर डिक्लेरेशन ना फाइल कर दे और जब तक तुम आरओसी के साथ फिजिकल रिपोर्ट ना फाइल कर दो, बस। यस ओम बेटा। आशीष बेटा लॉजिकली सोचो ना, इतना सारा लर्न कैसे करेंगे बेटा, इतना सारा कहां है बेटा, अभी तो थोड़ा सा है बेटा, धीरे धीरे होगा इतना सारा। अभी से तुम कह दोगे इतना सारा तो कैसे चलेगा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है सिलेबस, अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यार पता नहीं तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों को ऐसा लगता है क्या कि इंटर हलवा है, बताओ जरा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि आउटसाइडर कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स को फॉलो किया है कंपनी ने, यह एज्यूम कर सकता है। थैंक यू मुस्कान बेटा। सृष्टि बेटा एक बारी लेक्चर ना दोबारा से पीछे रिपीट करके देखो, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएगा। अदिति फिर एक ही डायरेक्टर करेगा, ठीक है अदिति। वन शॉट कितने आर का है बेटा, वन शॉट 1 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट। भूपेंद्र बेटा अल्ट्रा वायर्स का मतलब है अपनी पावर के बाहर जाकर काम करना। यस महेंद्र होता है। सेक्शन 19 की थर्ड एक्सेप्शन यह बोलती है कि अगर सब्सिडियरी कंपनी के पास शेयर्स सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले थे तो आप उन शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो। मैं इंटर में कितने घंटे पढ़ता था बेटा, बहुत घंटे पढ़ता था, तो मैं क्या बताऊं। चलो एक छोटा सा गाना गा लेते हैं और फिर खत्म करते हैं, बहुत दिन हो गए हमने गाना ही नहीं गाया है।
शिवम बेटा वो कट करवा दिया है, ठीक है। चलिए, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं। हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ हाँ। मैं हूं एक उड़ता रोबो, चोरे मोहन। मानो या न मानो, मैं हूं एक उड़ता रोबो, चोरे मोहन। यस बेटा, अनोटेड फाइल भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई सबका, एकदम बढ़िया, बेहतरीन।